पेज नंबर निकलना आज के टॉपिक के लिए पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 के ऊपर जो आज का हम टॉपिक देखेंगे यहाँ पर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये टॉपिक जो हैगा 2 से 3 मार्क्स के अंदर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में टोटल राउंड अबाउट फंक्शन कितने आते हैं और कौन से टाइप के आते हैं। लोगों को फंक्शंस लर्न नहीं देते हैं, तो इजी मेथड में हम बताएंगे कि फंक्शंस किस तरीके से लर्न रखा जाता है। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शंस को लर्न रखेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है PO, ठीक है। P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, S मतलब स्टाफिंग, D मतलब डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। देन उसके बाद में C मतलब कंट्रोलिंग। क्या है ये? कंट्रोलिंग। बजटिंग न ऑल दिक्स अभी आपका हैगा नहीं, तो खाली आपका कहाँ तक के यहाँ पर C तक के, कहाँ तक के? C तक के, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो राउंड अबाउट अभी आपके जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको पूरा बजटिंग के बाद में अपने इवैल्यूएटिंग तक के ले जाया जा सकता है, लेकिन अभी आपके कोर्स में हैगा नहीं। तो टोटल राउंड अबाउट कितने मैनेजरियल फंक्शन आपके? 5 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S मतलब D मतलब डायरेक्टिंग, C मतलब कंट्रोलिंग, ठीक है। नाउ अब अपने बात करेंगे यहाँ पे प्लानिंग की। किसकी बात करेंगे अपने? प्लानिंग। देखो प्लानिंग के अंदर आपको क्या कहा गया है? एक कोट कहा गया है, ठीक है। कोटेशन के अंदर क्या बोला गया है? इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। कैन नॉट चेंज द पास्ट, मैन कैन change but man can change the future। भगवान भी, अल्लाह भी चाहे तो भाई आपका पास्ट कोई चेंज कर सकता नहीं है, लेकिन इंसान, मैन एक ऐसी चीज है जो अपने प्रेजेंट को देख करके क्या चेंज कर सकता है? अपना फ्यूचर। कहते हैं ना, आप प्रेजेंट अच्छा बना लो तो आपका क्या अच्छा बन जाएगा? फ्यूचर अच्छा बनेगा। हालात तो हर एक की लाइफ में आते हैं, तो वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस आती हैं, तो हमें क्या करना है? हमारे प्रेजेंट को बेटर बनाना है, तो हमारा फ्यूचर खुद पे खुद ही बेटर होता जाएगा। नेक्स्ट वन उसके अंदर कहा गया है कि प्लानिंग मींस सिलेक्शंस। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन। वी हैव टू सिलेक्ट व्हाट वी हैव टू डू। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना है कि हमें क्या करना है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ठीक है। कब, कहां, क्यों, कैसे, किस तरीके से होगा। कोई भी टाइप का आपका एक बिजनेस ओपन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, हमें क्या ओपन करना है, ठीक है। मानो अगर हमें ये मार्कर बनाने की कंपनी ओपन करना है तो व्हाट मतलब वी हैव टू मेक अ मार्कर, ठीक है। हाउ, किस तरीके से बनाएंगे, तो वी हैव टू लर्न अ प्रोसेस। हमें क्या लर्न करना पड़ेगा? हमें प्लान भी करना पड़ेगा। प्लान किस लिए? क्योंकि मार्केट में खाली वन टाइप की मार्कर की कंपनी है नहीं, बहुत सारी कंपनी है। हमें क्या करना है? कॉस्टिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए बट उससे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कॉस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए पर क्या होनी चाहिए? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑन दैट बेसिस वी हैव टू मेक अ प्लान। हमें क्या बनाना है? इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग मींस सिलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट यू हैव टू डू, when you have to do, how you have to do, where you have to do, how it can be possible, how much time is requirement। हर एक के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है, हर एक के आगे आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। देन यू हैव टू डू अ प्लान। प्लानिंग हो जाने के बाद में यूं कहा गया है कि प्लानिंग मीन्स फ्यूचर फोरसाइट नेट इन द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हैं। हम प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर के बारे में अनुमान, कि अगर हम प्रेजेंट में ये स्टार्टअप करेंगे, नो डाउट फ्यूचर इज अनडिफाइंड, बट फ्यूचर के अंदर वो चीज पूरी हो सकती है। आप भी जानते हो जैसे कि मानो हम प्रेजेंट के अंदर कोई भी एक बिजनेस ओपन करके बैठे, यही मार्केट का, ठीक है। मानो अब भी आज के दौर में 100 सेलिंग हुई तो कल 110 होगी, क्योंकि आप भी जानते हो चेन सिस्टम होता है। एक पर्सन परचेस करेगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो सजेस्ट करेगा कि भाई ये वाला लेना।
आप ये वाली कंपनी का परचेस करना, उसके अलावा कोई दूसरा परचेस करना नहीं। तो हमें प्रेजेंट को देखते हुए हमें फ्यूचर को यहाँ पे डिफाइन, मतलब फ्यूचर के ऊपर प्लानिंग बनानी है। उसी तरीके से यूँ कहा गया कि इन देयरफॉर बिकम्स इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। देखो प्लानिंग अगर हमारी क्लियर हो जाती ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव होता है फ्यूचर के अंदर, वो इजीली अपने अचीव कर सकते हैं। तो नीचे कोटेशन दिया गया कि प्लानिंग इज अ बेस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग। आपके जो ये बाकी के मैनेजरियल फंक्शन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो प्लानिंग क्या है आपके लिए? बेस है। क्या है? बेस। कोई भी एक बिल्डिंग अगर अपने को बनाना है तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन बना दे। पता है कोई भी एक बिल्डिंग जब हम तैयार करते हैं ना, तो उसके पहले अपने क्या करते हैं? डिग करते हैं। डिग करने के बाद पहले अंदर का फाउंडेशन तैयार करते हैं। बिल्डिंग के लिए बेसमेंट जरूरी है। बेसमेंट के ऊपर फर्स्ट फ्लोर आता है, डिड यू नो दैट? ठीक है, ग्राउंड फ्लोर जिसे अपने कहते हैं। क्यों बेसमेंट? क्योंकि हम नहीं जानते कि अंदर क्या है, अंदर कितना मतलब पोचा है, यानी एकदम खराब है, डस्ट है या कोई भी चीज़ है। तो उसी तरीके से हम प्लानिंग करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू, हमें बाकी की चीज़ें चलानी है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फर्स्ट वी हैव टू मेक अ प्लान। बेटर प्लानिंग इंसान को बेटर लाइफ की तरफ, बेटर बिजनेस की तरफ ले जा सकती है। आज जो भी एक बेटर प्लानिंग चल रही है, ठीक है, जैसे कि मानो एलोन मस्क का मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है कि उसने स्पेस सूट को ड्यूरेबल करा, यानी स्पेस के अंदर जो रॉकेट जाता है उसको भी क्या यूज करा उसने? ड्यूरेबल यूज करा। तो सोचो कितनी बेटर उसने प्लानिंग करी होगी। ठीक है, आज वो एक सक्सेस के ऊपर है। ठीक है, Amazon A to Z घर बैठे बैठे लोगों को देना है। दे मेक अ प्लान, आज वो बिग सेलर हो गया इंडिया का। ठीक है, चलो अब उसके बाद में देखो प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर यूँ कहा गया है, प्लानिंग इज द ब्रेन। प्लानिंग इज द ब्रेन। प्लानिंग को कंपेयर किसके साथ में किया है? ये ध्यान रखना, ब्रेन के साथ में। किसके साथ में? ये एमसीक्यू के अंदर आता है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए अपने को क्या चाहिए? ब्रेन चाहिए। ब्रेन से ही होती है, उसके अलावा कुछ होती नहीं है। क्लियर हो गई बात प्लानिंग? नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपने देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने बेटर प्लानिंग कर ली। बेटर प्लानिंग करने के बाद में अब हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजिंग करना है। ऑर्गेनाइजिंग, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजिंग का बता दूं मैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमें क्या करना है कि प्लानिंग हो गई। अब बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस इट इज नोन एज अ ऑर्गेनाइजेशन। जो ढांचा अपने कहते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है ना, स्केलेटन, उसको अपने कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? लैंड है अपने पास में, लैंड के ऊपर ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस, दैट इज नोन एज अ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी प्लानिंग बेटर होगी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा? बेटर। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर बनाना है। देन स्ट्रक्चर बनाने के बाद में अब अंदर जो भी वर्क करते हैं सभी को अपने को क्या देना है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या देना है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सभी को जिम्मेदारी देना है। अथॉरिटी मतलब पावर होता है। क्या होता है? पावर। कि भाई हमारे जो अंडर के अंदर जो भी एम्प्लॉइज वर्क करते हैं तो उनका जो सुपीरियर है वो सुपीरियर क्या करेगा? उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने अंदर से थोड़ी पावर उनको देगा ताकि वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? जिम्मेदारी, ताकि वो काम जिम्मेदारी से पूरा करके देवे। आप भी जानते हो कि व्हेन अगर हम कोई भी कंपनी के अंदर वर्क करते हैं, वहां पर अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो तुरंत हमें कंपनी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ में अथॉरिटी और इंडिविजुअल वहां पे रहेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबका जो गोल रहेगा वो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। क्या रहेगा? कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जितने भी पीपल्स हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर काम करेंगे, एम्प्लॉइज, वर्कर हो, हर कोई, सभी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? कॉमन। जो टॉप लेवल में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा वही रहेगा, कोई का ऑब्जेक्टिव बदलेगा नहीं। फिर उसी के बाद में ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम एक्सेट्रा डिसाइडेड थ्रू द प्लानिंग। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पॉलिसी क्या होगी? प्लान क्या होगा? यानी कि प्रोग्राम क्या होगा? ये सब चीज प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड हो जाता है। देन उसी के साथ साथ में कहा गया है कि व्हाइल एग्जीक्यूटिंग प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म। जब हम प्लान बनाते हैं उसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारे बिजनेस में काम किस तरीके से होगा, एक रनिंग फॉर्म में। इसीलिए कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन
of authority and responsibility among these sections and groups get clarified with the formation। अब जितने भी एम्प्लॉइज अपने यहाँ पे वर्क करने के लिए आते हैं तो सभी लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज रखते हैं, सभी के पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स देती है, तो सभी अपने डिफरेंट नॉलेज के साथ में, अपने डिफरेंट स्किल्स के साथ में यहाँ वर्क करने आते हैं और उसी के साथ में उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी जाती है ताकि भाई वो अपनी पावर, जिसमें जिसकी स्किल्स है उसको उस टाइप का वर्क दिया जाता है ताकि वर्क को वो अच्छी तरीके से कंप्लीट करके देवे। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ अ बिजनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर या बॉडी ऑफ अ बिजनेस। देखो नीचे की लाइन में आपको दिया होगा कि प्लानिंग is a brain of a organization यानी बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है फिजिकल स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना, ये किस में ध्यान रखना है आपको? एमसीक्यू में, और आंसर इन 1 लाइन आता है ना उसके अंदर आपको लर्न रखना है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, प्लानिंग को किसके साथ में कंपेयर करा है? ब्रेन के साथ। ऑर्गेनाइजेशन को किसके साथ में? फिजिकल स्ट्रक्चर के टाइप में। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अपने थर्ड फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं। थर्ड फॉर्मेशन जो कहता है यहाँ पे, क्या कहता है? स्टाफिंग। देखो स्टाफिंग, स्टाफ एक ऊपर लाइन कही गई है, लाइन बहुत अच्छे से कही गई है। एम्प्लॉइज आर आर्म्स एंड लेग्स, मतलब लिम्स ऑफ अ यूनिट्स। ठीक है, देखना यहाँ लिखूंगा, एम्प्लॉइज आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट, जिसे अपने लिम्स भी कहते हैं। ठीक है, हमने प्लानिंग कर ली, हमने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, सब चीज लेकर के आ गए, बट अगर अंदर स्टाफ ही नहीं रहेगा तो वर्क कैसे होगा? वर्क हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे अब स्टाफ को लेकर के आना है। अब हमारे बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंटल हेड, सुपीरियर्स, देन एम्प्लॉइज, वर्कर्स, ये सब लोग आएंगे। ठीक है, क्या कहा गया है कि भाई जो एम्प्लॉइज हैं वो हमारे बिजनेस के, वो क्या है? एज अ आर्म्स एंड लेग्स, दोनों हाथ और दोनों पाँव हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर वाले ने हमको बॉडी दी, ठीक है, प्लान करके स्ट्रक्चर बनाया, पर हाथ नहीं रखा, पैर नहीं रखा, तो क्या होगा? कुछ काम की है? नहीं। उसी तरीके से भाई हमने क्या करा? अपने बिजनेस को बनाया, स्ट्रक्चर को बनाया, बट अगर उसमें एम्प्लॉइज ही नहीं रहेंगे तो कोई काम करने के लिए अंदर रहेगा? काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसका आगे देखो बहुत अच्छी बात कही है कि डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी, डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं? स्टाफिंग इज कॉन्कर्न विद अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर। हमको क्या चाहिए? मेन पावर चाहिए। क्या चाहिए स्टाफिंग के अंदर? मेन पावर। अब मेन पावर कैसा होना चाहिए ये ध्यान रखना। हम भी जानते हैं हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज आएंगे, उनको उनके सेटिस्फैक्टरी वाला हमको काम देना है। अगर अकाउंट का बंदा है, अगर उसे अकाउंटिंग आता है, अगर अपने पास में क्लर्क की पोस्ट खाली, तो उसको क्लर्क में दो, उसको हमको दूसरे काम में देना नहीं है। जिसकी जो स्किल्स, अगर उसके स्किल्स के मुताबिक उसको वर्क मिलेगा तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा का एफर्ट लगाएगा। जब एक्स्ट्रा का एफर्ट लगाएगा तो कंपनी के लिए क्या होगा? एक्स्ट्रा का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो उसी के साथ में कहा गया है कि where there is a business organization there will be existence of staff। जहां जहां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टअप होगी वहां वहां स्टाफ तो होगा ही होगा। विदाउट स्टाफ वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ कर सकते नहीं। एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मेड स्केलेटन। इसके नीचे अंडरलाइन करना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर विदाउट स्टाफ होगा तो उसे अपने कहेंगे स्केलेटन, SKELETON। ठीक है, स्केलेटन मतलब हाड़ पिंजर। तुमने कई बार देखा है ना, ठीक है, साइंस वालों के पास में जाओगे, बायोलॉजी के लैब में तो एक हाड़ पिंजर लटका हुआ रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी गोश्त वोश्त रहता नहीं है, ठीक है, हड्डी का ढांचा। तो उसी तरीके से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर स्टाफ नाम की चीज़ नहीं होगी तो वो कैसा होगा? स्केलेटन, खाली खाली होगा। तो उसी के साथ में कहा गया है एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड्स ऑन इट्स स्टाफ। अब देखो, आपका जैसा स्टाफ होगा, जितना सपोर्टिव होगा, उतनी सपोर्टिवनेस की एक्टिविटी वहाँ पे आपके बिजनेस के यूनिट की होगी। ठीक है, देन उसके बाद में देखो
स्टाफिंग इज रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट। अब जब भी हम स्टाफिंग को करते हैं, यानी जब भी हम स्टाफ लेकर के आते हैं, तो थ्रू द रिक्रूटमेंट पोजीशन यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है? राइट पर्सन, राइट पोजीशन, राइट नंबर एंड राइट पर्सन, राइट पोजीशन, राइट नंबर, ठीक है, राइट टाइम। सही वक्त के ऊपर सही इंसान को सही नंबर पे जॉब मिलना। जैसे मानो अगर आपने कॉमर्स करा हुआ है, कॉमर्स से आपने अकाउंटिंग करा हुआ है, ठीक है, बट आपको जॉब लैब असिस्टेंट की मिलेगी, तो आप मतलब वहाँ पे सेटिस्फैक्टरी रहोगे, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दिस, आपको वो चीज़ का पता नहीं। तो हमें स्टाफ वैसे ही चूज़ करना है जो हमारे यहाँ पे हमको सेटिस्फैक्टरी दे सके। बिकॉज ऑफ वो अच्छा काम करेंगे तो हमें उनको क्या करना है? प्रमोशन देना है, हमें उनको इंसेंटिव्स देना है, हमें उनका वेज इंक्रीज करना है, हमें उनको बोनस देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज स्टाफ को जितना हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हम इंकरेजमेंट करेंगे, देन स्टाफ हमारे बिजनेस को और ऊपर तक के लेकर के जाएगा। इसमें एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जितने भी सेल्समैन है कहीं पर भी, मॉल्स में ना, सब जगह देखो वो कितने ईगर यानी कि कितने अपने पोटेंशियल के साथ में एक बात करते हैं, कितना अच्छे से, और वो चीज़ सेल करके ही रहते हैं। बिकॉज ऑफ वो जानते हैं उनको मंथली टारगेट मिला जाता है, अगर आप इतने टारगेट को कंप्लीट कर देते हो तो आपको ये वाउचर मिलेगा। तो ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गया। क्या हो गया? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अपने आगे देखेंगे ये चीज़ में, ठीक है। देखो साथ साथ में नीचे कहा गया कि एंथुसियाज्म जील ऑफ एम्प्लॉयज आर बूस्टेड इफ देयर आर सेटिस्फाइड। एंथुसियाज्म एंड जील, अगर हमारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं तो उनके अंदर का जो एंथुसियाज्म होता है, मतलब इच्छा और लगेगी उनको काम करने की, और वो और अच्छी तरीके से हमको काम करके देंगे, वर्क करके देंगे। At present, staff also includes manpower planning, human resource development, evaluation of work and job analysis. आज की स्टाफिंग कैसे चलती पता है? अगर मानो एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के अंदर 50% वर्क कर रहे हैं, कॉमन वर्क कर रहे हैं, तो उस 50% का एक सुपीरियर होगा और वो सुपीरियर उस 50% के ऊपर वॉच आउट रखेगा। किस चीज़ की वॉच आउट रखेगा? कि मेरे स्टाफ के अंदर कौन इफेक्टिवली एफिशिएंसी वर्क करके दे रहा है, अच्छी तरीके से वर्क करके दे रहा है, तो उसको चूज करेगा, देन उसकी पोस्टिंग को क्या करेंगे? अपने इंक्रीज करते रहेंगे। चलो उसके बाद देखो यूँ कहा गया है कि इट इज़ द स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ एवरी प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट दैट आर सेटिस्फाइड स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। हर बड़े से बड़े बिजनेस को ये बात खबर है कि अगर उनका स्टाफ खुश है तो उनके बिजनेस की जो असेट है वो इनवैल्यूएबल है। क्या है? कोई वैल्यू लगा सकता नहीं है। आज गूगल का एम्प्लॉय गूगल को छोड़ना नहीं चाहता है, बिकॉज वो जानता है मुझे वहाँ से कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है और कितना अच्छा मतलब मुझे पैकेज भी मिल रहा है। अगर गूगल के अंदर कोई एक एम्प्लॉय गुजर जाता है तो जब तक उसकी फैमिली मेम्बर्स को, जब तक कि उसका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, उसको मंथली या डेली $1,000 मिलता है। डेली शायद मिलता है, डेली $1,000 मिलता है। कोई कंपनी दे सकती है? कोई कंपनी दे सकती है? सोचो कितना। अब जैसे आप गूगल के अंदर जॉब करते हो तो आप छोड़ोगे उसको? नहीं छोड़ोगे। ऐसे ही एप्पल है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं बहुत, जो अपने स्टाफ का ध्यान रखती है। किसका ध्यान रखती है? जैसे आपके फादर आपका ध्यान रखते हैं, वैसे ही कंपनी के अंदर बॉस अपने स्टाफ का ध्यान रखते हैं, तब जाके हमको कंपनी के एक रिस्पेक्ट नज़र आती है। देन उसके बाद देखो स्टाफिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सब 2 से 3 मार्क्स में आने वाले इंडिविजुअल टॉपिक आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने डायरेक्टिंग की। किसकी बात करेंगे? अपने अच्छा, डायरेक्टिंग से कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर है क्या हो सकता है डायरेक्टिंग? 4th नंबर, बोलो डायरेक्टिंग। डायरेक्शन देना। क्या देना? कभी कभी तुमने देखा तुम्हें कुछ मूवी है ना बहुत अच्छे से पसंद आती है, अरे वाह वल्लाह मजा आ गया ये मूवी के अंदर, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार देखेंगे, कोई भी देखने में बोरिंग लगती नहीं है। जैसे कि 3 इडियट ले लो, कभी बोरिंग लगेगी नहीं। ओए चतुर, कितनी चतुराई से सब चीज़ करता है वो, ठीक। बट उसके अंदर एक मोराल दी है, तारे ज़मीन पर देख लो, ठीक है। दैन उसके बाद में तुम छिछोरे जो मूवी आई थी वो भी एक सीख देती है, वो देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बेस्ट डायरेक्टर
एक बेस्ट डायरेक्टर मूवी की अच्छी डायरेक्टिंग कर सकता है और वो वर्ल्ड लेवल पे एकदम अच्छी बन सकती है। पीके देखा ना तुमने कितनी अच्छी बनी थी मूवी, ठीक है। तो वैसे हमारे बिजनेस में एक बैड डायरेक्शन देने वाला, एक अच्छा डायरेक्शन देने वाला हमारे बिजनेस को एक टॉप मोस्ट पे लेकर के जा सकता है। तुमने एंटरप्रेन्योर का नाम सुने होंगे। एंटरप्रेन्योर लोग क्या होते हैं? एक्सपर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स को ढूंढते सॉल्यूशन को हाजिर कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को ढूंढते सॉल्यूशन को हाजिर कर देते हैं। उसी तरीके से जब हम हमारे स्टाफ को लेकर के आते हैं तो स्टाफ को एक बेटर मूवमेंट देने के लिए, उनको डेली रूटीन वर्क करने के लिए, उनको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए हमको एक डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। वो कोई भी हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है, डिपार्टमेंटल हेड हो सकता है, या पर्टिकुलर एक डायरेक्शन देने वाला एक डायरेक्टर भी हो सकता है, कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है। ताकि जो भी वेस्टेज हो रहा है, जो भी स्पॉइलेज हो रहा है, या कोई एम्प्लॉइज को वर्क नहीं आ रहा है, या कोई एम्प्लॉइज भूल जा रहा है, या कोई वर्कर्स को कुछ तकलीफ आ रही है, तो वो डेविएशंस डायरेक्टिंग क्या फाइंड आउट करता है? डेविएशन। क्या फाइंड आउट करता है? डेविएशन। बिजनेस के अंदर जो डेविएशंस आता है और हर्डल्स आती है वो डायरेक्टिंग के थ्रू 90 to 99% हट जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि हमें हर्डल से ओवरकम करना है और डेविएशंस को हमको हटाना है, हमारे गुड्स, हमारी बिजनेस को एक प्रॉपर वे में लेकर के जाना है। तो वो सिर्फ कौन कर सकता है? डायरेक्टर ही कर सकता है। देखो यहाँ पे दिया डायरेक्शंस मीन टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉइज फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे सुपरवाइज करेगा और डायरेक्ट करेगा किसको? एम्प्लॉय को। In order to achieve a predetermined objective, it is very important to direct and supervise the employees of an organization effectively. In a business unit, planning is done after defining objective and ideal organization structure is formed, raw material structure then. यूँ कहा गया प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा, ब्रेन ऑफ बिजनेस भी हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी हम बना लेंगे, स्टाफ भी लेकर के आ जाएंगे, लेकिन इनको मूव तो सिर्फ कौन करेगा? डायरेक्टर, डायरेक्शन देने वाला। क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम लिमिट करना, कंप्लीट करना है, वो सारा फ्रेम आउट कौन करके देगा? यहाँ पे डायरेक्टर। तो एक बेटर डायरेक्टर जितनी अच्छी मूवी बना सकता है उतना टॉप मोस्ट पे बिजनेस में ले जा सकता है। तुम जानते हो कितने बिजनेस बंद हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि सही तरीके की उनको डायरेक्शन मिलती नहीं है। कहते हैं ना कि लॉस हुआ, भाई क्यों हुआ? आज लॉस हुआ है तो कल तो प्रॉफिट होगा ही होगा, आज लॉस हुआ है तो कल तो प्रॉफिट होगा। वो तो एक है, ये लॉस एंड प्रॉफिट तो एक खेल है अपने बिजनेस का, वो होना ही हर किसी को, ठीक है। बट उसमें अपने को डायरेक्शन मिलना है। देयर इज ऑलवेज अनदर वे, हर जगह पे तुमको अनदर वे देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में देखो डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एज वी हैव अ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डायरेक्शन रिक्वायरमेंट है। डायरेक्शन हर लेवल के ऊपर ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई टॉप लेवल ने प्लानिंग करी तो इनको ज़रूरी नहीं है, मिडल लेवल को ज़रूरी नहीं है, या बॉटम, नहीं, हर लेवल के ऊपर डायरेक्शन ज़रूरी है ही है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नाउ लास्ट वन इज एट सी। सी मीन्स आ कंट्रोलिंग, ठीक है। अब कंट्रोलिंग के अंदर अपने आएंगे तो वापिस से देखना एक चीज, लास्ट वन इज फिफ्थ वन, कंट्रोलिंग। देखो हम बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, स्पीड का ठिकाना ही नहीं है हमारा, ठीक है, स्पीड का ठिकाना नहीं, मतलब समझो 120 140 की स्पीड से अपने माइंड में इमेजिन करो हाईवेज को, ठीक है। बट सामने से, ठीक है, एक कोई एनिमल आ जावे, ठीक है, तो स्पीड को रोकने के लिए क्या काम करेगा? हाँ, कंट्रोल कैसे करेंगे अपने? पहले तो ये सेल्फ कंट्रोल, एकदम से ब्रेक लगाओगे ना तो गाड़ी तो रुकेगी। अब इंसान पता नहीं कितनी दूर तक के जाएगा, वी डोंट नो एंड वी कांट अज्यूम इट, और बचेगा भी नहीं बचेगा वो ऊपर वाला ही जानता है। समझ में आएगा? हमें पहले माइंड कंट्रोल करना है और हमें फिर उसके बाद में अपनी सेल्फ कंट्रोल, अपना जो चीज़ है वो चीज़ कंट्रोल करना है, ठीक है। मानो ऐसे ही बिजनेस एक मोमेंटम में चल रहा है। क्या चल रहा है? मोमेंटम में चल रहा है, लेकिन अचानक से ये लॉकडाउन नाम की चीज़ आ जाती है, तो जो मोमेंटम में चल रहा था फॉल डाउन हुआ। अब इसमें क्या कंट्रोल चाहिए? माइंड का कंट्रोल चाहिए कि बिजनेस का कंट्रोल चाहिए? माइंड का, कि अब तुम्हें यहाँ से कैसे ऊपर आना,
बिकॉज अगर तुमने ये कंट्रोल छोड़ा तो सब चीज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम एक बेटर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, सब चीज बेटर चल रहा है। छल्ले में ये सब के लिए जरूरत क्या है, अपना कंट्रोलिंग, सब के ऊपर अपना कंट्रोल। कहते हैं ना कि ज्यादा मत सोचो, कंट्रोल में सोचो, कंट्रोल करो। प्लानिंग भी एक कंट्रोल में, स्टाफिंग भी एक कंट्रोल में, ऑर्गेनाइजेशन भी एक कंट्रोल में, डायरेक्टिंग भी एक कंट्रोल में। तो यूं कहा जाता है डायरेक्टिंग इज अ लास्ट स्टेप बट नॉट इट इज अ लास्ट स्टेप, इट इज अ सॉरी कंट्रोलिंग इट इज अ लास्ट स्टेप बट इट इज नॉट अ लास्ट स्टेप, इट इज अ फर्स्ट स्टेप। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द प्लानिंग देयर इज अ कंट्रोलिंग, प्लानिंग के साथ साथ में कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू बैलेंस्ड कॉइन। कैसे हैं, टू बैलेंस्ड कॉइन, ठीक है। जब से प्लानिंग स्टार्ट होती है तब से क्या स्टार्ट हो जाता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर देखते हैं क्या चीज बोली गई है कि कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमॉन्ग एफर्ट्स, रिजल्ट्स एंड रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखो एफर्ट्स, रिजल्ट, रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ये सब चीज में कितना एफर्ट्स लगाना है, कितना रिजल्ट लगाना है, कितना अपने को ऑब्जेक्टिव मतलब अपने को मिलेगा, एक सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाना है, ठीक है। एक रेसलिंग करने वाले इंसान को, ठीक है, अगर हम उसको वहां पे कराटे में भेज देंगे तो वो रेसलिंग वाला इंसान चलेगा नहीं, बिकॉज कराटे में तो टच एंड बैक होता है। क्या होता है, टच एंड बैक, रेसलिंग में टच एंड बैक होता नहीं है। एक फुटबॉल खेलने वाले इंसान को हम क्रिकेट में भेज देंगे तो चलेगा वो नहीं, चलेगा वो चीज में, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, हर एक चीज के ऊपर कितना एफर्ट्स कहाँ लगेगा वो चीज को अपने को डिसाइड करना हो। किससे होता है, कंट्रोल होता है। क्या होता है, हर जगह पे एफर्ट्स नहीं, कई जगह पे टेक्निक्स लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, टेक्निक्स। देखो controlling is the last function of management. The function of controlling is to see whether all the business activities are done with the conformity of planning or not. Controlling is the last function. क्या बोला गया है, last function, बट ये तो स्टार्टिंग से चालू हो जाता है। ये देखा जाता है कि बिजनेस की हर एक एक्टिविटी एज पर द डिसाइडेड उससे हुई है कि नहीं हुई है। अब डिसाइड कौन करता है, प्लान करता है। कौन करता है, प्लानिंग के हिसाब से जो डिसाइड करी गई थी उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद में देखो एज पर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। अब कंट्रोलिंग में अपने टू कॉन्सेप्ट को डिवाइड करा है। कितने कॉन्सेप्ट को डिवाइड करा है, टू। अब यहाँ पे पहले अपने देखेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कंट्रोलिंग का पहला ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंट्रोलिंग मीन्स टू हैव अ रिस्ट्रिक्शन एंड एम्प्लॉयज एक्टिविटीज टू हैव स्ट्रिक्ट अप्रोच, प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट और फाइन इन केस of employees making mistake, transferring them or withholding their promotions and so on. ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी करे तो या तो उसको निकाल दो, या तो उसकी पेमेंट को कट कर दो, या तो उसके प्रमोशन को रोक दो, या तो उसको मतलब पोस्ट पे से हटा दो। ये कौन सी मेथड कहती है, ट्रेडिशनल मेथड। या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो। क्या लगा दो, रिस्ट्रिक्शन। ये ट्रेडिशनल मेथड कौन सी मेथड कहती है, ट्रेडिशन। चलो उसके बाद देखो जो बट इट इज अ नेगेटिव अप्रोच। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड को आगे चल के नेगेटिव अप्रोच कहा गया। कौन सा अप्रोच कहा गया, अब देखो नेगेटिव अप्रोच क्यों कहा गया वो मैं आपको बताऊं। आप कोई कंपनी में अगर वर्क करते हो, आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, अगर आपकी पेमेंट काट लेगा, आपको खूब सुना हुआ है, आपको निकाल देगा, आपसे मिसबिहेव करे, तो कंपनी के लिए आपके माइंड में जो इमेज होगी वो गुड होगी कि बैड होगी, क्या होगी। इसीलिए ट्रेडिशन मेथड के थ्रू जो भी कंट्रोल करता है तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट हमारे एम्प्लॉइज, हमारे वर्कर्स, हमारी कंपनी के ऊपर यानी वो इफेक्ट करता है, उसके अलावा किसी और के ऊपर करता नहीं है। तो उसके बाद देखो कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन द मॉडर्न टाइम। अब दूसरा टाइम कैसा देखेंगे अपने, मॉडर्न टाइम। कौन सा टाइम, मॉडर्न टाइम। उसके अंदर पॉजिटिव अप्रोच बताया। कौन सा अप्रोच बताया, पॉजिटिव। या अपने को किसके लिए ध्यान रखना है, अपने को 1 मार्क्स और 1 सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर कि कंट्रोलिंग इज अ करेक्टिव activity because the functions of controlling is not to restrict the activities but to direct them in the right direction if these activities are not done as per planning. अब यूँ कहा गया है कि मानो कोई एक एम्प्लॉय है, कोई एक वर्कर या कोई एक पर्सन है, कंपनी की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है।
अगर वो विदाउट प्लानिंग, वो प्लानिंग के अंदर नहीं इन्वॉल्व है, मतलब वो एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व है, अगर उससे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर के आओ। किसके अंदर लेकर के आओ? डायरेक्शन के अंदर, बिकॉज वो हमारा क्या है? स्टाफ है। क्या है वो? स्टाफ है। उसको प्रॉपर डायरेक्ट करो। क्या करो? अगर उसको डायरेक्ट करोगे ना, ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो वो और एफर्ट्स लगाएगा। क्या लगाएगा? एफर्ट्स। बट अगर हमें उससे चिल्ला देंगे या उसको अपने गिल्ट फील कराएंगे, वो एफर्ट्स लगाएगा नहीं। चलो उसके बाद देखो, द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी दैट मिस्टेक्स मेड इन पास्ट आर नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। कंट्रोल मतलब क्या होता है? जो अगर हमने उसको डायरेक्शन दे दिया, अगर उसको सिखा दिया, तो आप भी जानते हो सीखी हुई चीज़ हम फ्यूचर में भी भूलते नहीं है। तो कंट्रोलिंग मतलब जो हमने पास्ट में मिस्टेक करी है, ठीक है, वो फ्यूचर में रिपीट होवे नहीं। तो प्रेजेंट में उसको क्या करना है? हमको उसको सुधार देना है, डेविएशंस को इम्प्रूव कर देना है। तो ये क्या थे? पूरे फंक्शंस थे। क्या थे ये? फंक्शंस। क्या थे ये? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सब कितने से कितने मार्क्स में आने वाला है? 2 से 3, कोई भी एक आएगा, ठीक है। चाहे प्लानिंग आवे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन आवे, चाहे स्टाफिंग आवे, चाहे डायरेक्टिंग आवे, चाहे कंट्रोलिंग आवे, ठीक है। अब ये किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो क्वेश्चन देखना जरा, चलो पहले तो जो इसके थॉट दिए हुए हैं, ठीक है, थॉट क्या दिए हुए हैं कि इवन इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, तो मैं इसे रब आउट कर देता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका बनेगा, इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। एक्सप्लेन दिस। आपको क्या करना है इसको, अगर ये चीज आवे तो समझ जाना है कि इसका यूनिट नंबर 1 के चैप्टर का प्लानिंग का है। किसका है? प्लानिंग का, ठीक है। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। प्लानिंग क्या है? बिजनेस यूनिट का एक ब्रेन है। एक्सप्लेन करो ये स्टेटमेंट को। ये भी किसका है? अपने फर्स्ट का है, अपने को प्लानिंग का ही लिखना है। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो अपने को क्या एक्सप्लेन करना? ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट नंबर 1 का, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे स्टाफिंग की बात करें, 4th नंबर पे स्टाफिंग, तो एम्प्लॉइज आर आर्म्स एंड लिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ज़्यादातर? लिम्स। लेग्स ब्रैकेट में आता है, क्योंकि क्या लिम्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समझ में आई बात? लिम्स आपका सुना हुआ वर्ड नहीं है, लिम्स मतलब भी लेग होता है। लिम्स एंड लेग्स ऑफ अ बिजनेस। तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट या जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये बना, ठीक है। इसी के अंदर ये क्वेश्चन भी बनता है कि डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने जो अपने को डेफिनेशन दी है, क्या दी है कि स्टाफिंग इज कॉन्कर्ड विथ availing and maintaining satisfactory man power। जो बहुत खड़ूस पेपर सेटर होगा तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब लास्ट वाले टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना जल्दी कोई पूछता नहीं, ठीक है। डायरेक्शन के ऊपर डायरेक्ट डायरेक्शन का बनता है, कंट्रोलिंग के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोलिंग का बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये 2 से 3 मार्क्स के अंदर या डायरेक्ट आ जाएंगे या तो ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस को लिख लो, क्लियर हुई बात, ठीक है।